वेलकम बैक टू अरुणाचल डेली करंट अफेयर्स सीरीज एंड टुडे इज 15th ऑफ जून। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेंटर अप्रूव्स सपोर्ट ऑफ रुपीज 498.8 करोड़ टू बूस्ट इनोवेशंस इन डिफेंस सेक्टर। आप सभी को पता होगा कि अभी तक हम डिफेंस सेक्टर में जो भी वेपन्स होते हैं या कोई भी एयरक्राफ्ट होते हैं स्पेशली एयरफोर्स में, वो सारी चीजें दूसरे कंट्रीज से मैक्सिमम हमें इंपोर्ट करनी होती थी, या तो रशिया से, यूएसए से। तो उस पर काफी ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि जब हम घर में कोई चीज बनाते हैं तो 5 रुपए की अगर पड़ रही है, बाहर से मंगाएंगे तो उसमें हमें 15 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा काफी ज्यादा अमाउंट भी खर्च होता था। दूसरा, हम दूसरे कंट्रीज पर टोटली डिपेंड हो जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि वो लगभग 500 करोड़ रुपीस का एक फंड अप्रूव करेगा, जिसमें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर नेक्स्ट 5 इयर्स तक काम करेंगे। क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा? आत्मनिर्भर भारत अभियान को बूस्ट करना, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। इसमें हम इंडिजीनियसली डेवलप कर सकते हैं काफी सारे डिफेंस वेपन्स को, और हम सेल्फ रिलायंस की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। हमें दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहना होगा। क्या होगा इसमें? डीआईओ क्या करेगा? ये इंडिजीनियस और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लेकर आएगा, जो कि हमारे इंडिया में ही हम फॉलो कर सके डिफेंस सेक्टर में और एरोस्पेस सेक्टर में। दूसरा, IDEX क्या करेगा? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये 2018 अप्रैल में लॉन्च किया गया था पीएम के द्वारा। ये इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए और टेक्नोलॉजी में नए नए डेवलपमेंट लाने के लिए काफी सारे जो MSMEs इंडिया में है, स्टार्टअप्स है, या इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं, या कोई डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट्स है, एकेडमिक्स है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एंगेज करेगा, ताकि जो भी स्किल्स है वो बाहर आ सके और लोग साथ में मिलकर काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी को रेनोवेट कर सके। तो यहाँ पे दोनों मिलके काफी अच्छा काम करेंगे। आपको याद रखना है कि IDEX किसका पार्ट है, तो डिफेंस एक्सीलेंस का पार्ट है, और इसके लिए डिफेंस सेक्टर ने 500 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एक फंड अलॉट किया है। आगे हम बात करें, MOHINP रिवाइजेस फेम इंडिया फेज 2 प्लान एग्रीगेशन बाय EESL। बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की, ये ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि हैवी इंडस्ट्रीज के सेक्टर में काफी अच्छा डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है। जैसे कि आप देखोगे, समय के अनुसार जो व्हीकल्स की क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डिमांड होती है, इंजन के मॉडल्स होते हैं, वो सभी बदलने होते हैं। अब आप कार्बन एमिशंस का इतना ज्यादा इंक्रीज देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में कि हमें ग्रीन फ्यूल पे आना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स पे आना हो रहा है, स्विच करना पड़ रहा है हमें। तो ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा, कौन यहाँ पे डेवलपमेंट लेकर आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी वो चेंजेस जो आए हैं वो ये है कि कुछ पार्शियल अमेंडमेंट्स किए जाएंगे फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसका फेज 2 शुरू हो रहा है। इसे हम शॉर्ट में फेम बोलते हैं, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। आपने देखा होगा कि अभी अभी काफी बड़े बड़े शहरों में जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, ज्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज करते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे धीरे धीरे इलेक्ट्रिफाइड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एमिशन होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही होता है, क्योंकि वो ज्यादा नंबर में होते हैं, तो उनसे जो होने वाले इमिशन है वो एक ह्यूज अमाउंट में हम कम कर सके। तो जो भी 3 व्हीलर्स होंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस होंगी, बेसिकली इन 9 सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, सूरत, पुणे, इन 9 सिटीज में जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड मानी जाती हैं, तो यहाँ पे इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स को। तो फेम इंडिया का फेज 2 क्या है, आपको याद रखना है, 3 व्हीलर्स और बसेस पे मेनली फोकस कर रहा है, इन्हें इलेक्ट्रिफाइड करने पे। इसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 2019 में 10,000 करोड़ रुपीस का फंड अलॉट किया था, जो कि 3 साल के लिए चलाना है। 31 मार्च 2022 तक इसके थ्रू काम करना है, जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना बाकी है। बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आप देखो कि 48 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, और इन सबको असिस्ट करता है ये, ताकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो सके, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, और नए नए रिन्यूएबल सोर्सेस पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ सके, कम से कम एमिशंस कार्बन के हो सके। बात करते हैं अगर 2019 से जो मिनिस्टर हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर।
और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अर्जुन राम मेघवाल जी। EESL की बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये एक एनर्जी सर्विस कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक एंटरप्राइज है। ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है और ये जॉइंट वेंचर है किस किस का, एनटीपीसी लिमिटेड का और साथ में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी एंड पावर ग्रिड मिलके इसे बनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। काम क्या है इसका, इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना कि कैसे हम एनर्जी एफिशिएंसी के साथ नए नए टेक्नोलॉजी को लाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Next, we will talk about India ranked 67th in Coursera's Global Skill Report 2021. अब आप सोच रहे होंगे Coursera क्या है। Coursera एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंडिया में बायजूस होता है या वेदांता है, अनअकैडमी है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एजुनाचल है। तो इसी तरह से Coursera एक ग्लोबल लेवल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि डिग्रीज नहीं लेकिन डिप्लोमास प्रोवाइड करता है, स्किल के डेवलपमेंट पे बेसिकली ये फोकस करता है। मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक आपकी क्वालिफिकेशन जो कि डिग्री से होती है, दूसरा आपका स्किल क्या है। तो यहाँ पे Coursera बेसिकली ऐसे कोर्सेज लॉन्च करता है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कि स्किल्स को प्रोवाइड करे। जैसे आप सीखना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या मशीन लर्निंग या मैथमेटिकल स्किल्स, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इन्हें ये अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करता है। और पेड कोर्सेज और कुछ फ्री कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, कोई भी जाकर इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। Coursera क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा ताकि जिसने भी ये कोर्स किया है उसके उस सर्टिफिकेशन का पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू हो, राइट। तो इस तरह से इंडिया की जो रैंक है वो Coursera की लर्निंग में 67th रैंक आई है ग्लोबली विद 38% प्रोफिशिएंसी। स्पेशली हमारे यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और मैथमेटिकल स्किल्स पे स्टूडेंट्स ने फोकस किया है। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक की तो स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, लग्जमबर्ग ने सेकंड और ऑस्ट्रिया थर्ड रैंक होल्डर है। Coursera ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बेस्ड होती है परफॉर्मेंस पे, जिसमें 77 मिलियन लर्नर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है फ्रॉम अक्रॉस 100 कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो यहाँ 3 कैटेगरीज में इसकी प्रोफिशिएंसी ये देता है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस। तो यहाँ पे आप किसी भी कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो। आगे हम बढ़ेंगे। G7 समिट 2021 was held on 11 to 13 जून 2021। G7 आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ 7। इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएस है। इन सभी कंट्रीज का ये ग्रुप है, इसलिए इसे ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं। तो G7 का जो 2021 वाला समिट है वो अभी अभी जून 11 to 13 कंप्लीट हुआ है। और किसने इसे होस्ट किया है तो यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। रिमेंबर, ये पूछ लिया जाता है कि G7 समिट कहाँ पे हुआ, तो यूके में हुआ है, कैरबिस वे, कॉर्नवॉल में, राइट। तो यहाँ पे यूके ने इसकी प्रेसिडेंसी ली थी इस साल। साथ ही अगर हम बात करें G7 लीडर्स की, तो इस साल जो इन्होंने सेट ऑफ एक्शन क्रिएट किए हैं या जिन पे इन्होंने सहमति जताई है वो है टू एक्सेलरेट द ग्लोबल ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल जनरेशन एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू कॉम्बैट द क्लाइमेट क्राइसिस। यानी क्लाइमेट क्राइसिस से दूर होने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए, एक्चुअली रिजॉल्व करने के लिए हमें कम से कम कोल जनरेशन करनी होगी या हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल पे उससे दूर हटना होगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस करना होगा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने क्लाइमेट चेंज में काफी अच्छा रिकॉर्ड किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री टू ट्रैक टू मीट इट्स पेरिस कमिटमेंट्स। पेरिस में क्या डिसाइड हुआ था, यही डिसाइड हुआ था कि हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है किसकी वजह से, कार्बन के एमिशंस की वजह से, उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लाकर रखना है, राइट। तो G7 समिट 2021 की जो थीम है वो है बिल्ड बैक बेटर, यानी वापस से हमें कुछ बेटर हासिल करना है। मेन जो इन्होंने बात की है, इन टॉपिक्स पे बात की है कि इकोनॉमिक रिकवरी होनी चाहिए, जॉब्स की, फ्री फेयर ट्रेड होना चाहिए, ग्लोबल हेल्थ, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, जेंडर इक्वलिटी और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरनेशनल एक्शन। ये हमारे मेन पॉइंट्स होने चाहिए फिलहाल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्चेस कस्टमर कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम।
इस समय ऐसा माहौल है कि हर कोई एक दूसरे की मदद करना चाह रहा है। हम सिर्फ ये सोचकर नहीं बैठ सकते कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। तो हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है कोविड रिलीफ में। तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक जो है, इन्होंने लॉन्च किया है घर घर राशन प्रोग्राम। इसके तहत ये क्या करेंगे, इनके जो ऐसे कस्टमर्स हैं काफी ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए यहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं, IDFC फर्स्ट बैंक में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल सैलरी से एक फंड क्रिएट किया, जिस फंड से वो अपने कस्टमर्स को, जो कि लो इनकम कस्टमर हैं या जिन्हें कोविड की वजह से अपने परिजनों को खोना पड़ गया है, ऐसे लोगों को घर घर राशन प्रोवाइड करवाएंगे। और जो भी और दूसरी हेल्प हो सकती है, इकोनॉमिकली हेल्प हो सकती है, वो सपोर्ट दी जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घर घर राशन प्रोग्राम किसका है, तो IDFC फर्स्ट बैंक का है। अब IDFC फर्स्ट बैंक क्या है, ये IDFC बैंक का ही एक पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे IDFC बैंक फर्स्ट बैंक को बनाया गया था अक्टूबर 1, 2015 में। आगे हम बढ़ेंगे। नोवाक जोकोविच क्लेम्स 19th ग्रैंड स्लैम डिफीट स्टेफानोस सिसिपास इन फ्रेंच ओपन 2021। अभी यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम फाइनली हासिल कर लिया है, 19th ग्रैंड स्लैम है ये, और इन्होंने स्टेफानोस सिसिपास को हरा दिया है। तो नोवाक जोकोविच काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 रह चुके हैं ये, तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि नोवाक जोकोविच इज नाउ ओनली मीजर अवे फ्रॉम रीचिंग द रिकॉर्ड ऑफ 20 दैट राफेल नडाल एंड रोजर फेडरर बोथ होल्ड। तो ये रिकॉर्ड से सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जोकोविच इज नाउ ओनली मेजर अवे फ्रॉम रीचिंग द रिकॉर्ड ऑफ 20 दैट राफेल नडाल एंड रोजर फेडरर बोथ होल्ड, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2021 में जोकोविच की सेकंड विन है, यानी दूसरी जीत है, जो कि इन्होंने 2016 में अपनी पहली जीत हासिल की थी फ्रेंच ओपन में, राइट। इनके पास कौन कौन से टाइटल्स हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। US ओपन टाइटल 3 है, 5 विंबलडन टाइटल्स है और 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स हैं। तो ये सारी जीत नोवाक जोकोविच के नाम पर दर्ज है। फ्रेंच ओपन की हम बात करें तो इसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, परसों भी हमने इस पर बात की थी। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। टेनिस टूर्नामेंट है जो कि 2 वीक्स तक चलता है पेरिस में, फ्रांस में, राइट। आगे हम बात करेंगे WTC विनर्स टू टेक होम $1.6 मिलियन एज वेल एज टेस्ट चैंपियनशिप मेस। अभी अभी ICC ने ये कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग मैच ये होने वाला है। तो इसमें जो भी विनर टीम होगी, विनिंग टीम को $1.6 मिलियन मिलने वाले हैं और साथ में ट्रॉफी, और जो सेकेंड टीम होगी, लूजिंग टीम होगी, उसे $8 लाख यहाँ पे मिलेगा। तो ये बेसिकली ICC ने कहा है, तो आपको सिर्फ याद रखना है। आगे हम बात करें WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, ये ICC कराता है और 1 अगस्त 2019 से ही ये स्टार्ट हुआ था। ये प्रीमियर चैंपियनशिप है टेस्ट क्रिकेट के लिए। ICC की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये वर्ल्ड की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है और इसे बनाया गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम पर 1909 में बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 में, एंड करेंटली इसका नाम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये 1987 में डिसाइड किया गया था। आगे हम बात करते हैं नफ्ताली बेनेट इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। कई बार दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो कि अभी अभी इलेक्ट हुए होते हैं, उनका नाम पूछ लिया जाता है या मैचिंग में आ जाता है कि कौन किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्ट हुए हैं नफ्ताली बेनेट। ओके, नफ्ताली बेनेट नाम आपको याद रखना है, 13 जून को ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। आगे हम बात करेंगे IIT रुड़की प्रोफेसर बैग्स NSG अवार्ड फॉर ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, ये कैसे होगी? शैलेश गोविंद गनपुले, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IIT रुड़की में, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। इन्हें अवार्ड मिला है NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड। किसके लिए? ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट के लिए।
आप सभी देख सकते हैं इस इमेज में कि ये जो हेलमेट बनाया गया है वो ब्लास्ट रेजिस्टेंट है, यानी हमारी आर्मी या नेवी या जो भी हमारी मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ये ब्लास्ट से बचाएगा। अगर ये हेलमेट उन्होंने पहन रखा है तो उन पर ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं होगा, तो मेजर इंजरीज से वो बच सकते हैं। सिक्योरिटी की फील्ड में काफी अच्छी उपलब्धि हमारे लिए होने वाली है। तो कहाँ किसने डेवलप किया है, तो याद रखना है IIT रुड़की में शैलेश गोविंद गनपुले प्रोफेसर ने। NSG अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड सिर्फ उसी फील्ड में दिया जाता है अगर कोई ऐसा इनोवेशन करता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड है, तो या काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है, तो उन लोगों को ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महावीर चक्र रेसिपिएंट ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह पासेस अवे। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह रजावत, इन्हें महावीर चक्र मिल चुका है। इनकी अभी अभी डेथ हो गई है कुछ एज रिलेटेड इश्यूज की वजह से। इन्हें 18 अप्रैल 1943 में कमीशन किया गया था सवाईमान गार्ड्स के तौर पर। ये सेकेंड लेफ्टिनेंट थे और कई सारे वार इन्होंने लड़े हैं, जिसमें से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शामिल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी बड़ा युद्ध हुआ था, आप सभी जानते ही हैं, तो इनका काफी अच्छा योगदान रहा है भारत की ओर से। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह रजावत, ये महावीर चक्र अवार्डी है। महावीर चक्र की हम बात करें तो महावीर चक्र भारत में सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है और पहले नंबर पे आता है परमवीर चक्र, यानी सबसे बड़ा अवार्ड होता है परमवीर चक्र, फिर उसके बाद आता है महावीर चक्र, जो कि आर्मी ऑफिसर्स को ही दिया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को हर साल मनाया जाता है, जिसमें अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है कि हम एल्डर्स पर जो भी अब्यूज होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करें या लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि एल्डर्स को अब्यूज से कैसे रोका जाए। जो भी एल्डर्स विक्टिम हो जाते हैं कई बार दूसरे लोग, हम देखते हैं सावधान इंडिया वगैरह में भी कि जो एल्डर पीपल होते हैं उन्हें मार दिया जाता है या उन पे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो ये सब उनके साथ ना हो, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें अपने राइट्स प्रोवाइड करने के लिए ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। और इस साल जो थीम थी वो है एक्सेस टू जस्टिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल विंड डे 15 जून को हर साल मनाया जाता है। विंड एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप समझ सकते हैं कि इस समय क्लीन एनर्जी पे जब पूरा वर्ल्ड ट्रांसफर होने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर डिपेंड रहें, कोल पेट्रोलियम इनकी डिपेंडेंसी कम करें, तो ऐसे समय में विंड एनर्जी हमारे पास एक बड़ा रिसोर्स है जिसे हम यूज करके क्लीन एनर्जी यूज कर सकते हैं, राइट। तो विंड एनर्जी या ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की ओर से ये मनाया जाता है हर साल। यहाँ पे आपको याद रखना है पहली बार ये 2007 में सेलिब्रेट किया गया था और 2009 से इसका नाम बदल दिया, ग्लोबल विंड डे कर दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट सून, स्टे कनेक्टेड।